नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद रजनीश में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल 64वीं बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया। कुछ लोगों के घर में काफ़ी खुशी का माहौल होगा, तो कुछ लोग थोड़े निराश होंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि प्रयास किसने किया, किन लोगों ने प्रयास किया। हालांकि मैं अपने बारे में बता दूं कि मैंने भी 64वीं बीपीएससी का मेंस दिया था, लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं हो पाया था, तो मुझे तो शायद उतना बुरा नहीं लगा। हाँ, मेंस के रिजल्ट के समय थोड़ा बुरा लगा था, क्योंकि कुछ अपनी एक्सपेक्टेशन होती है खुद से, लेकिन मैं उसमें सफल नहीं हो पाया था। तो मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने 64वीं का साक्षात्कार दिया था और उनसे उम्मीद भी थी, लेकिन कुछ ही लोगों को सफलता लगी हाथ। दोस्तों, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पीसीएस या यूपीएससी के बारे में सोचते हैं। आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरे ऑडियंस जो है वो किस टाइप के हैं और कहाँ तक उनकी जो सोच है या उनके जो लक्ष्य हैं वो कहाँ जाकर ठहरते हैं। तो आप लोग प्लीज कमेंट में बताएंगे मुझे। और दूसरी बात यह है कि जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं निरंतर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं, तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप मेरे लिए भी एक सहयोग के रूप में मेरे चैनल को प्रमोट करें, अपने दोस्तों को बताएं कि कैसे मैं आप लोगों के लिए, आपके अध्ययन की सुविधा के लिए टारगेट ऑफ द डे के साथ साथ लूसेंट का वीडियोज भी अपलोड कर रहा हूं और साथ ही भारत के भूगोल का भी वीडियो निरंतर अपलोड कर रहा हूं। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है हिमालय की उत्पत्ति। आज हम लोग बात करेंगे हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत दिए गए, किस विद्वान ने क्या कहा और किस विद्वान ने क्या नहीं कहा। दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो भारत का मैप है और भारत के मैप में उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों को दर्शाया गया है। देखिए, सबसे ऊपर में बृहद हिमालय है, उसके बाद मध्य हिमालय है, फिर बाह्य हिमालय है। हम देख पा रहे हैं कि उत्तर पश्चिम में यह अचानक से दक्षिणवर्ती मोड़ लिया है और उत्तर पूर्व में भी यह दक्षिणवर्ती मोड़ लिया है। इसके दक्षिणवर्ती मोड़ को ही अफगानिस्तान में हिंदू कुश और पाकिस्तान में सुलेमान कहा जाता है, जबकि उत्तर पूर्व के दक्षिणवर्ती मोड़ को पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्वांचल श्रेणी और वही म्यांमार में अराकान योमा कहा जाता है। इसी का विस्तार देखिए बंगाल की खाड़ी में भी हुआ है, जहां कोको द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप इत्यादि प्रमुख है। दोस्तों, हम सभी जान गए हैं कि हिमालय की उत्पत्ति सिनोजोइक युग के तृतीय काल में हुआ था। हालांकि बाह्य हिमालय की उत्पत्ति तो सिनोजोइक युग में शुरू हुई थी, लेकिन पूर्ण निर्माण जो कहें वो नियोजोइक युग के क्वाटरनरी पीरियड में हुआ था, प्लीस्टोसिन काल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित। हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, लेकिन जो सर्वमान्य या सबसे जो सटीक है या फिर यूं कहें तो जो सबसे प्रमाणिक सिद्धांत है वो टेथिस भूसन्नति सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन कोवर ने किया। आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, कोवर महोदय। इन्होंने टेथिस भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने बताया कि आज जहां पर हिमालय है वहां बहुत पहले, यानी हिमालय की उत्पत्ति से पहले एक सागर हुआ करता था और उस सागर का नाम टेथिस सागर था। टेथिस सागर के उत्तर में अंगारा लैंड था और दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। जो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, भारत का जो दक्षिणवर्ती भाग है या प्रायद्वीपीय पठार है वो अफ्रीका के पठार से टूटकर अलग हुआ है और ये गोंडवाना लैंड का भाग है, हम लोगों ने पढ़ा है। तो देखिए, यहाँ पे फिगर के माध्यम से मैं बताने का प्रयास किया हूँ कि टेथिस, कोवर के भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार जहां पे आज हिमालय है वहां पे टेथिस सागर है। देखिए, मैं ये टेथिस सागर को बताया हूँ और टेथिस सागर के ऊपर में अंगारा लैंड तथा दक्षिण में गोंडवाना लैंड है। ये देखिए भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, पहले इस आकृति में हुआ करता था। तो दोस्तों, ये बात किसने कही? कोवर महोदय ने कहा। तो कोवर महोदय आगे बोलते हैं कि जहां पे हिमालय है वहां पे पहले टेथिस सागर था और उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड था और गोंडवाना लैंड से और अंगारा लैंड से नदियां बहती थी। इधर से भी नदियां इसमें गिरती थी और इधर से भी नदियां टेथिस सागर में गिरती थी। दोस्तों, हम पढ़ेंगे, जब भारत का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि अपवाह तंत्र के दौरान जब नदियां बहती हैं तो अपने साथ मलबा का भी बहाव करती हैं। नदी 3 तरह का कार्य करती है, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। तो तीसरी अवस्था जो है वो निक्षेपण का अवस्था है और निक्षेपण में नदियां अपने साथ लाए गए मलबा का जमाव करती हैं। तो अंगारा लैंड से और गोंडवाना लैंड से मलबा लेके आके उन्होंने, नदियों ने क्या किया कि टेथिस सागर में जमाव कर दिया और ये मलबा जमने के बाद अब सादी चट्टान का रूप में बदल गए। दोस्तों, हम लोग ये भी पढ़ेंगे आगे जाके
आप धैर्य बना के रखेंगे तो मैं सब कुछ बताऊंगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जब अवसादी चट्टान कई सालों तक पड़ा रहता है तो तापमान, दबाव इत्यादि कारणों से वो रूपांतरित हो जाता है। तो ये जो अवसादी चट्टान यहाँ थे वो रूपांतरित हो गए और रूपांतरित होके कठोर चट्टान में बदल गए। और फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे ऐसी क्रिया निरंतर चलने लगी। तो देखिए इस रूप में यहाँ पे क्या हुआ कि अवसादों का जमाव हुआ। समझ पा रहे हैं दोस्तों? एक बात और मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा, जो कोबर ने कहा है, ये सब मेरी बात नहीं है, ये कोबर की बात है। कोबर महोदय जो थे वो जर्मन भूगोलवेत्ता थे, अभी हमने बात की। उन्होंने बताया कि जो भारत है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि भारत का जो विस्तार है वो आज भी प्रायद्वीपीय भारत उत्तर पूर्व की ओर खिसक रहा है, जिसके कारण हिमालय की प्रमुख चोटियों का हाइट भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ हिमालय पर्वत का भी हाइट बढ़ रहा है। तो उस दौरान भी ये उत्तर पूर्व की ओर खिसक रहा था। ठीक है, तो इसके क्रम में क्या हुआ कि टेथिस सागर में जो मलबा है वो क्या हुआ कि भारी होकर नीचे दबने लगा और फिर उसमें बलन पड़ा। ठीक है, देखिए ये मलबा है, इसको हम दबाएंगे तो क्या हुआ कि मलबा में दबाव हुआ और इसमें बलन पड़ा। और ये जो दबाव के कारण जो गड्ढा था टेथिस भूसैन में, जो मलबा का जो स्तर था वो काफी नीचे तक चला गया और कुछ दिनों के बाद और मलबा का जमाव होते गया। क्लियर है? आप सारे बात को लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो धीरे धीरे मलबा का जमाव होने लगा, ये निरंतर काफी लंबे हो गए और गड्ढा जो है वो संकरा होते हुए नीचे और अवतलित होने लगा। और अवतलन के फलस्वरूप क्या हुआ कि फिर से प्रेशर बढ़ रहा था इधर से भी और उधर से भी, और इसके दो किनारे वाले भाग जो थे, जैसे अगर ये गड्ढा कहे तो इसके इधर वाले भाग और इधर वाले भाग वो बलित हो गए। उसको ऐसे समझ सकते हैं, एक पेपर के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि ऐसे हो गए। देख रहे हैं आप, ऐसे आप देख पा रहे होंगे। ये बीच का भाग जो है, इसको ऐसे देखिए, ये बीच का भाग जो है वो धसा का धसा रह गया और दोनों साइड वाले भाग ऐसे उठ गए। ये देखिए, ये मान लीजिए टेथिस सागर है, इसमें हम दबाव दिए तो क्या हुआ, ये जो बीच का भाग है वो धसा का धसा रह गया, मतलब समतल रूप में ही ऊपर उठा, और साइड के जो पार्ट है वो बलित पर्वत के रूप में ऊपर उठे। देखिए इस रूप में। तो जो सबसे दक्षिण वाला भाग था वो क्या हुआ, हिमालय पर्वत कहलाया, और उत्तर वाला भाग क्युलोन पर्वत कहलाया। और जो सतह समतल रूप में ऊपर उठा था वो भाग क्या कहलाया, तिब्बत का पठार कहलाया। तो दोस्तों यही है कोबर के भूसैनाती सिद्धांत, और इसी के माध्यम से उन्होंने हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या की है। हालांकि बाद में और भी सारे सिद्धांत दिए गए, जैसे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के माध्यम से भी हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या की गई है। लेकिन जो सबसे सटीक है, जो सबसे मतलब कहा जाए कि सबसे बढ़िया सिद्धांत है, या जो हिमालय की उत्पत्ति को सबसे स्पष्ट रूप से व्याख्या करता है, वो कोबर का सिद्धांत है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे हिमालय के नदियों के आधार पर विभाजन। दोस्तों हिमालय की नदियों के आधार पर विभाजन सिडनी बुराड़ महोदय ने किया था। आइए हम उसको भी मैपिंग के साथ अच्छे से पढ़ते हैं।